मेन्यू होते हैं ऊपर, तो हम अंडरलाइन नहीं देखना चाहते, तो हम उस टाइम भी यही चीज़ करते हैं। ये किस पे है, ए पे, एंकर पे, ठीक है। तो हमने ए सेलेक्ट किया और ये प्रॉपर्टी क्या है, टेक्स्ट डेकोरेशन। अब इसकी और नन है, ओवरलाइन है, लाइन थ्रू है, तो वो जो प्रॉपर्टियाँ भी दिखाऊंगा। तो टेक्स्ट डेकोरेशन कर देगा मैंने नन और लॉन्च कर दिया क्रोम पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब ध्यान से देखो, अब लिंक है लेकिन अंडरलाइन हट चुका है। तो अगर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन W3 स्कूल की ये रिकमेंडेशन है, नॉर्मल है, कि जब यूज़र है उसे कंफ्यूज हो जाएगा कि ये लिंक है या नहीं है, तो अंडरलाइन रखना चाहिए अगर लिंक है। वर्टिकल अलाइन हमने कितना अच्छे से देखा कि किसी भी टेक्स्ट को हम टॉप, मिडिल और बॉटम में कैसे कर सकते हैं। वाइट स्पेस को हम कैसे हटा सकते हैं, तो वो भी हमने देखा। वर्ड स्पेसिंग किसी पर्टिकुलर वर्ड, जैसे अतुल शर्मा, तो अतुल और शर्मा के बीच का स्पेस। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बस फैला दो आँख की तरह। सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस IT फुल नॉलेज पे आपका अगेन स्वागत है। सो ये है हमारी CSS सीरीज का पार्ट नंबर 6, जिसमें हम बात करेंगे CSS के टेक्स्ट के बारे में। तो सारी प्रॉपर्टी थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली एक्सप्लेन होंगी। इससे पहले जितने भी टॉपिक्स आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, स्टार्ट से लेके आउटलाइन तक, ये सारे हम अभी तक कवर कर चुके हैं गाइस शुरू के 5 पार्ट में। सो आपसे रिक्वेस्ट है, पहले चैनल पर प्लेलिस्ट CSS की प्लेलिस्ट में जाके वाली जरूर चेक कीजिए, आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा। सो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इस टाइप की चीज़ें कर पाओगे, जैसे कि कोई नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है, उस पूरे को आपको कैपिटल में दिखाना हो किसी पर्टिकुलर को, वो आप कर पाओगे। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करके प्रॉपर्टी होती है CSS के टेक्स्ट में। साथ ही साथ कोई टेक्स्ट आपको लेफ्ट में दिखाना है, राइट में दिखाना है, या सेंटर में दिखाना है पैराग्राफ का, या फिर आप चाहते हो उसे आपको दोनों तरफ से इक्वल दिखाने से, मैगजीन या न्यूज़पेपर में होता है तो आप जस्टिफाई यूज़ करते हो, तो वो भी हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पे एक लिंक है, ट्राई इट योरसेल्फ, तो आप इस पर क्लिक करके दूसरे पेज पे जा सकते हो। तो ये भी हम सीखेंगे कि टेक्स्ट डेकोरेशन कैसे करते हैं, कि नीचे देख रहे हो जो भी लिंक होता है उस पर अंडरलाइन होता है, लेकिन इसमें अंडरलाइन नहीं है, तो वो कैसे करा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करते हैं, क्या करते हैं, वो आप इस वीडियो में जानोगे अच्छे से। तो इस वीडियो को कैसे एंड तक जरूर देखना। तो हम CSS के टेक्स्ट को कंप्लीट कवर कर लेंगे आज की इस वीडियो में। तो जो प्रॉपर्टी आगे आएंगी उसका मैं ओवरव्यू पूरा इस एक एग्जाम्पल में है, इस एग्जाम्पल को इस वीडियो के कम्प्लीट होने के बाद भी खुद करूँगा, लेकिन पहले यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्या क्या प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, फिर वीडियो में वो प्रॉपर्टी दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या किया है इस एग्जांपल में, इन्होंने गाइस एक डिव ले रखा है और H1 हेडिंग और पैराग्राफ ले रखा है और नॉर्मल एंकर टैग ले रखा है, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। तो न्यू पेज में ओपन होगा लिंक, अगर हम लिंक पर क्लिक करेंगे, और बाकी इन्होंने उसके एंकर टैग ओपन और क्लोज के बीच में जो टेक्स्ट जो शो होगा वो लिख रखा है। तो ये चीज़ है, और बाकी इन्होंने क्या किया है अब देखते हैं गाइस हम इसकी CSS पे। तो CSS पे हम आ चुके हैं, ओके। तो इन्होंने क्या किया गाइस, इन्होंने इंटरनल स्टाइल शीट यूज़ की, तो आपको पता है हेड के अंदर स्टाइल टैग ओपन, स्टाइल टैग क्लोज करो, आप इंटरनल स्टाइल शीट ऐसे यूज़ कर सकते हो। फिर उन्होंने डिव लिया, डिव का बॉर्डर दिया 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे, तो डिव का बॉर्डर दिख रहा है आपको 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे, ठीक है। साथ ही साथ पैडिंग क्या है, 8 पिक्सल है, तो पैडिंग कितनी है, वो 8 पिक्सल है, वो चीज़ दिखा रखी है उन्होंने कि अंदर कितना गैप है। अब देखो डिव के अंदर ये H1 क्या है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे रखा है, तो टेक्स्ट अलाइन भी आज की वीडियो में जाएंगे। तो अब जो ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग दिख रहा है ये आपको सेंटर में दिख रहा है इस वजह से। साथ ही साथ आप देख सकते हो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या है गाइस, अपर केस, तो अपर केस है तब जब देख सकते हो कैपिटल में आपको दिख रहा है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। और कलर क्या है, ये है 4CAF50, तो ये हेक्साडेसिमल कोड है, तो ये ग्रीन से दिख रहा है आपको थोड़ा लाइट, ये इसमें है। और पैराग्राफ का इन्होंने क्या किया, टेक्स्ट इंडेंट 50 पिक्सल। देखो पैराग्राफ ये है, टेक्स्ट इंडेंट 50 पिक्सल क्या है कि जो पहली लाइन होगी आपके पैराग्राफ की या कंटेंट की, वो कितने गैप लेके आए इधर से, तो यहाँ 50 पिक्सल अगर 150 कर दोगे थोड़ा इधर से स्टार्ट हो जाएगा। सो ये चीज़ होती है। टेक्स्ट अलाइन है जस्टिफाई, तो अगर आप लेफ्ट करोगे तो ये इधर से आएगा और कंटेंट श्रिंक नहीं होगा, छोटे छोटे आप कोई चीज़ बड़ा होगा ना उसे मिनिमाइज़ करना, कम करना, थोड़ा सिकुड़ जाएगा और टेक्स्ट थोड़ा पतला सा हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। और जस्टिफाई में कहता है लेफ्ट से भी राइट से भी इक्वल मार्जिन लेता है, और जो न्यूज़पेपर या मैगजीन में जैसा होता है वो होता है इससे। लेटर स्पेसिंग है गाइस यहाँ पर 3 पिक्सल की, तो लेटर के बीच में कितना स्पेस है देख रहे हो, ये T और H के बीच में कितना स्पेस है देख रहे हो, ये P और R के हर एक में पैराग्राफ में देखो कितना स्पेस है 3 पिक्सल का, तो इसलिए ये इतना दूर दूर लिखे आ रहे हैं। और देखो एंकर लिया इन्होंने और A लिया, नीचे हमने एंकर यूज़ किया जिससे हाइपर लिंक है दूसरे पेज पे भेजने का एड्रेस। टेक्स्ट डेकोरेशन उन्होंने कर दिया गाइस नन, तो वो अंडरलाइन देखो, ये जो अंडरलाइन नहीं आ रही नीचे नॉर्मल जो आती है वो तभी नहीं आ रही,
और कलर का दे दिया, ये दे दिया, तो आप यहाँ पे कोई और कलर यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसमें जल्दी से कुछ चेंजेस करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, कलर कर दिया सपोज़ करो वो ब्लू, ठीक है। और मैंने क्या किया, टेक्स्ट इंडेंट जो मैंने आपको दिखाया था अभी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसे कर दिया 150। तो अब क्या होगा, ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और ये ब्लू कलर से हो जाएगा। तो अगर मैंने अब रन किया तो देखो ये इधर से स्टार्ट हो गया और देखो इसका कलर चेंज हो गया। सो इस बेस पर ये चीज़ चलती हैं। एट द एंड ऑफ वीडियो जैसे आप समझ गए हो इसमें क्या होता है। अब इस पूरी प्रॉपर्टी जो इसमें आई है एक एक सारी, वो वन बाई वन हम वीडियो में देखेंगे। तो कई सब इन्होंने टेक्स्ट कलर दिखा रखा है, तो नॉर्मल सी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। टेक्स्ट कलर आप कैसे देख सकते हो, यूजिंग कलर नेम रेड। जैसे आपने अगर बॉडी लिया, कुछ भी लिया, कलर नेम कलर कॉलन करके रेड लिया तो रेड हो जाएगा। हेक्साडेसिमल कोड आपको पता ही है, हैज़ रेड के लिए FF यहाँ पे बाई मिस्टेक होगा, सॉरी 0000 आएगा। और रेड ग्रीन ब्लू RGB के लिए ये होता है। तो ये हम CSS के पार्ट 1 में भी कर चुके हैं, तो स्टार्ट से सीरीज देखिए, तभी मैं ज़्यादा डीप में कहीं नहीं जा रहा। RGB रेड ग्रीन ब्लू 25500, तो बहुत सिंपल चीज़ें, इसमें टाइम वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए। तो हम गाइस यहाँ पे आते हैं, तो देखो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कलर फॉर ए पेज इज़ डिफाइंड इन द बॉडी सेलेक्टर। तो बॉडी के में हम डिफ़ॉल्ट कलर कर सकते हैं सेट, और बाकी हम किसी और जो प्रॉपर्टी है उस पर अलग कर दे सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो आपको पता ही है HTML का आप कोड कैसे लिखते हो, नॉर्मल स्ट्रक्चर। और हेड के अंदर मैंने क्या किया, स्टाइल टैग ओपन, स्टाइल टैग क्लोज किया। तो सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ अपने सिस्टम में। तो क्लास ये 6 है हमारी, तो क्लास 6 CSS सीरीज पार्ट 6 है, तो क्लास 6.html। अब हम क्या करते हैं, अब हम गाइस बॉडी तो है यहाँ पे, तो बॉडी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बॉडी लिया मैंने, ठीक है, और बॉडी सेलेक्टर इसके अंदर हमें प्रॉपर्टी देनी है, कलर दीजिएगा ये सपोज कीजिए मैंने ब्लू, ठीक है। और अब क्या किया मैंने, बॉडी में एक हेडिंग या पैराग्राफ कुछ भी ले लो, हेडिंग ले ली मैंने, वेलकम टू IT फुल नॉलेज। तो IT फुल नॉलेज आ गया, H1 लिया हमने, ठीक है। बॉडी का कलर है ब्लू, ध्यान से देखो बॉडी का कलर हमने यहाँ पे दिया ब्लू। तो और ये बॉडी में क्या है, हेडिंग 1। तो हेडिंग 1 कहाँ है, बॉडी के अंदर। बॉडी पे है कलर ब्लू, तो यानी पूरी बॉडी पे आएगा, तो हर जगह है, चाहे हेडिंग भी है, सब देखो ब्लू आएगा। तो देखो ब्लू आ रहा है, ठीक है, कलर ब्लू आ रहा है बॉडी का। टेक्स्ट की बात हो रही है ना, तो इसलिए, वरना अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड लिख दो या बैकग्राउंड कॉलम लिख दो तो भी चलेगा। अब देखो आ गया बैकग्राउंड ब्लू। तो वो चीज़ है, नॉर्मली अभी हम यहाँ पे टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड नहीं यूज़ होगा। ओके, तो हम रन करते हैं, देखो कलर आ गया ब्लू, ठीक है, कलर ब्लू आ गया। अब देखो अगर मैंने यहाँ लिख दिया पैराग्राफ, ठीक है, ए क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स राइट ओवर द लेजी डॉग। तो अब हम लिख देगा इस पैराग्राफ। अब अगर मैं करता हूँ रन, तो क्या आएगा गाइस, ये भी ब्लू में, ये भी ब्लू आ रहा है। वो H1 था तो जाहिर सी बात है उसका साइज़ बड़ा आएगा, और यहाँ पे पैराग्राफ है, ठीक है, इतना हो गया, दोनों पे सेम आ रहा है। अब देखो अगर आप किसी बॉडी पे तो सब पे जाते हो एक सेम कलर हो, लेकिन एक किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे कोई अलग कलर, जैसे कब चाहते हो हेडिंग 1 H1 लोगे, हेडिंग 1 का क्या हो, ठीक है, कोई भी लगा सकते हो प्रॉपर्टी यार। आप हेडिंग 1 का गाइस कलर हो सपोज कीजिए ब्लैक, ठीक है, तो कलर ब्लैक कर दिया हमने। तो हेडिंग का अब देखोगे कलर आएगा ब्लैक, तो देखो हेडिंग का कलर क्या आ गया, ब्लैक। तो गाइज यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन की है। तो यहाँ पे H1 इन्होंने कलर ग्रीन ले लिया था और नॉर्मल ब्लू लिया था, तो इससे अलावा इन्होंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। तो इसके अलावा W3C के एक कंप्लाइंट CSS से इसका एक नोट है कि अगर आप कलर प्रॉपर्टी डिफाइन करते हो उसके साथ आप बैकग्राउंड कलर भी दो। तो ये W3C कंप्लाइंट CSS क्या होती है, नॉर्मली CSS तो नॉर्मल है, उसके बाद W3C ये वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम की तरफ से ये रेस्पॉन्सिव के लिए और एक तरह से मॉडर्न CSS कर सकते हो आप। तो उसमें क्या है, अगर आप कलर प्रॉपर्टी दे रहे हो तो आपको बैकग्राउंड कलर भी साथ में देना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा गाइज कलर ब्लैक किया, अगर मैं बैकग्राउंड कलर कर दूँ ब्लैक और कलर कर दूँ वाइट, ठीक है, और यहाँ पे मैं H1 की जगह ये चीज़ लगा दूँ P पे, क्योंकि पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है ना, थोड़ा अच्छे से दिखेगा। तो इतने को रन करते हैं हम। अब देखो, देख रहे हो बैकग्राउंड ब्लैक और इस पर कलर वाइट। अब अगर आपको कुछ और करना है तो यार आप कलाकारी तो कर ही सकते हो, फ़ॉन्ट साइज कर लो 26 पिक्सल, ठीक है, और भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो फिलहाल इतना ही देखते हैं, वरना वीडियो लेंथ ज़्यादा चल जाएगी।
तो हम आते हैं गाइस टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर। तो अब इन्होंने क्या किया, बैकग्राउंड कर दे दिया लाइट ग्रे और कलर दे दिया ब्लू, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी CSS को कॉपी कर लेते हैं और अपने वाले में पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि कोई ज़्यादा चेंज तो है ही नहीं। बॉडी हमने भी यूज़ की है, H1 हमने भी यूज़ किया, पैराग्राफ भी यूज़ किया है हमारे में, बल्कि एक्स्ट्रा लग जाएगी CSS। तो लॉन्च इन क्रोम करते हैं। तो देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हो गया है ग्रे और ब्लैक पे वाइट और ब्लैक पे वाइट, और वो H1 था तो उसका साइज़ बड़ा है, आपको पता ही है। और नहीं तो अगर आपको उसका भी फॉन्ट वेट बोल्ड देना हो तो फॉन्ट डैश वेट कॉर्नर करके बोल्ड दे दो। तो इस बेस पे ये चीज़ें चलती हैं। तो हम आते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट पे, ठीक है, सॉरी टेक्स्ट कलर पे हम थे, यस। तो हम आते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट पे। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट नॉर्मल हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए हॉरिजॉन्टली, ठीक है। द टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ ए टेक्स्ट। ए टेक्स्ट कैन बी लेफ्ट और राइट अलाइंड, सेंटर्ड और जस्टिफाइड। तो जो एक टेक्स्ट है उसे हम लेफ्ट में भी डाल सकते हैं, राइट में भी, या सेंटर में, या जस्टिफाई भी होगा। द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज सेंटर्ड अलाइन एंड लेफ्ट अलाइन एंड राइट अलाइन टेक्स्ट। लेफ्ट अलाइनमेंट जो होता है वो डिफॉल्ट होता है लेफ्ट में, अगर टेक्स्ट की डायरेक्शन दे रखी है लेफ्ट से राइट जो कि रहती है, ठीक है। अगर राइट अलाइनमेंट दे दोगे तो क्या होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ हो जाएगी उसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो राइट अलाइनमेंट डिफॉल्ट तब होगा जब इधर से लिख रहे हो, आप इधर से लिख रहे हो, तो इधर से भी आप लिख सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, वो दिखाऊंगा आज की वीडियो में। तो गाइस अब हम क्या करते हैं, अब हम H1 H2 H3 ले रखे इन्होंने और टेक्स्ट अलाइन से एंटर कर रखा है। तो हम भी यही चीज़ करते हैं। तो आपको हल्का सा एग्जांपल दिखाने के लिए मैं फास्ट से कर देता हूँ। तो यहाँ से हमने किया H1 H2 ये सब आ गया अपनी CSS में। आपको करना क्या है, बस इस सारे कोड को हटा देना है, ठीक है। इस सारे कोड को हटा दिया, कंट्रोल V किया। अब आप समझदार हो यार। अब आप क्या करोगे, इस पैराग्राफ को हटा लोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसे कर लोगे कॉपी, है ना। इसे कर लिया हमने कॉपी और कंट्रोल V किया एक बार, और फिर कंट्रोल V किया, एक जगह कर दोगे H2, ठीक है, H2 और एक जगह कर दोगे आप H3। तो H1 आ रहा है लेफ्ट राइट सेंटर में, फिर लेफ्ट में राइट में, तो किसी पे भी कोई सा भी लगा लो, ठीक है। सेंटर लेफ्ट राइट ध्यान रखना। तो ऐसे इसको फिक्स नहीं है पहले कौन सा लिखो। तो देखो H1 सेंटर पे आ रहा है, H2 लेफ्ट पे आ रहा है, H3 राइट पे आ रहा है। सो गाइस ये चीज़ हम करते हैं इससे, किससे, टेक्स्ट अलाइन से। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर लेफ्ट राइट। So text align property is set to justify each line is stretched so that every line has equal width and the left and right margins are straight। तो हम try it yourself पे करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन्होंने नॉर्मल क्या किया है, हेडिंग है और डिव ले रखा है और पैराग्राफ है, ठीक है। पैराग्राफ तो ऊपर है, डिव है मेन। तो डिव का क्या किया इन्होंने गाइस, बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और पैडिंग दे दी 10 पिक्सल। तो अंदर जो गैप आ रहा है वो आपको पता ही है। विथ है 200 और हाइट भी 200 है इस डिव की, यानी चौड़ाई भी और हाइट भी। तो ये हम शुरू से पढ़ ही रहे हैं। और टेक्स्ट अलाइन है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई क्या है, देखो ये देख रहे हो, विथ देखो इक्वल है हर एक लाइन की चौड़ाई, ठीक है। और इधर से लेफ्ट से और राइट से इक्वल गैप है। तो मैगजीन और न्यूज़पेपर में ऐसे ही होता है। अगर आप यहाँ पे लिख दो लेफ्ट, ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिख दो गाइस लेफ्ट, तो अब देखना फ़र्क, अब टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा लेफ्ट, तो वो लेफ्ट से आने लगेगा। तो जस्टिफाई ये होता है। अब देखो, अब ऐसे तो नहीं हो रहा इक्वल विथ है क्या आप सबकी, नहीं। तो ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, देखो, है ना। लेकिन उसमें जस्टिफाई वाले में गाइस वो वैसे होता है, यानी वो स्ट्रेच होता है, तो सब कुछ सही से होता है। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट पे मांगा। बात करेंगे हम टेक्स्ट डायरेक्शन पे, जो कि थोड़ा और इम्पोर्टेंट है। डायरेक्शन एंड यूनिकोड बाय डायरेक्शन, ये प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू चेंज द टेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ एन एलिमेंट। जैसे कि अगर आपने पैराग्राफ लिया, नॉर्मल कोई पैराग्राफ है, ठीक है, और फिर एक और लिया जिसकी क्लास EX1 नॉर्मल पैराग्राफ है, उसे ऐसे लिख दिया और एक पे एक क्लास लगा दिया और उस क्लास में क्या लिखा, डायरेक्शन RTL। तो ध्यान से देखो, p.ex1 पैराग्राफ के अंदर EX1 क्लास है, डायरेक्शन के दे दी RTL का मतलब है राइट टू लेफ्ट। तो देखो यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ,
ठीक है। और ये आपको लिखना पड़ेगा इसके साथ यूनिकोड डैश BIDI बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। तो ओवरराइड किया उस प्रॉपर्टी को, तब जाके ये इधर से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम इसको करते हैं, हटाते हैं, ठीक है। अब रन करते हैं, देखो अब कहाँ आ रहा है, देख सकते हो गाइस। अब ये वैसे नहीं आ रहा, तो वो लगाना बहुत ज़रूरी है। उसी से आपको वो मिलता है मल्टीपल लैंग्वेज में, और वो चेंज करने का डायरेक्शन में। अभी दिखाऊंगा आगे ये वाली प्रॉपर्टी के बारे में, थोड़ा और डिटेल में आएगा आगे। ओके, तो नॉर्मल क्या डायरेक्शन RTL कर दी, राइट टू लेफ्ट, बस काम चल गया। और बाई डायरेक्शनल वाली चीज़ लगा दी, यूनिकोड BIDI और बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी सेट्स द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ एन एलिमेंट। तो ये एग्जांपल शो करता है हाउ टू सेट द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ एन इमेज इन ए टेक्स्ट। तो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने इमेज ले रखी है। तो देखो नॉर्मल एक पैराग्राफ ले रखा है, और एक में क्लास टॉप लगा रखी है, एक में मिडिल लगा रखी है, एक में बॉटम लगा रखी है। वो भी अभी हम ट्राई करते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो हमने इसे हटा लिया। सो गाइस हम आते हैं IMG SRC इक्वल टू विंडो E गया, पिक्चर्स में गए, ठीक है। ये वाली पिक्चर लेते हैं और आल्ट के साथ एंटर करते हैं। ये आ गई, ये .jpg, ठीक है। और किसके अंदर है वो तो देख लें। तो इसके अंदर है, और किसके अंदर है वो अब देख लेते हैं। तो इसके अंदर है ITS पिक्चर्स के अंदर। तो ये है IMG SRC, और विथ और हाइट दे दो, ठीक है। विथ दे दो 100, ठीक है। हाइट भी दे दो 100। सो फ्रेंड्स, इसका एक अलग दो चीज़ें हैं। इसमें हम ये बात करेंगे, जैसे इमेज नॉर्मल है तो टेक्स्ट देखो इसमें तो नॉर्मल है, इसमें टॉप पे है टेक्स्ट, इसमें मिडिल में है, इसमें नीचे है, बॉटम पे है। वर्टिकली अलाइनमेंट टेक्स्ट का विद इमेज। तो अगर आपको पूरे को, इसे पूरे कंटेनर को, जैसे इमेज लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, इस पूरे को सेंटर में चाहिए वर्टिकली, वो अलग वीडियो में बात करेंगे, वो अलग टॉपिक है। उसमें रेस्पॉन्सिव की भी बात करेंगे कि मोबाइल में भी सही दिखे, तो वो आगे की बात है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, हम एक पैराग्राफ लेंगे और कुछ भी उस पर टेक्स्ट वेक्स्ट लिखेंगे, उसके अंदर इमेज लेंगे और चेंजेस करेंगे। तो मैं आपके सामने लाइव दिखा देता हूँ। तो इमेज मैंने ले ही ली थी, तो मैंने क्या किया गाइस, मैंने किया कॉपी। तो यहाँ से मैंने एंटर किया, ठीक है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं, सपोज करो कॉपी, ठीक है। कॉपी किया, लाइन ब्रेक मारे, ठीक है। एक बार करा, दो बार करा, 3 बार कॉपी किया, ठीक है। अब पहले वाली इमेज ऐसी रहने थे जैसे उनके एग्जांपल में था, समझाने के लिए कि ये नॉर्मल इमेज दिख रही है, एन इमेज, ठीक है। और एंड में लिख दो विद टॉप अलाइनमेंट, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो एक इमेज है इसकी एक क्लास देनी है टॉप, ठीक है, टॉप। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे टॉप को कॉपी करते हैं। अब ये किसके अंदर है, IMG के अंदर। तो IMG डॉट टॉप और डिक्लेरेशन, इसके अंदर वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी थी, वर्टिकली अलाइन कर दो टॉप पे, ठीक है। पहले इतना रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो आप देख सकते हो गाइज, ये देखो वर्टिकली अलाइनमेंट आ रहा है टॉप पे, ओके। सो हम चेंजेस करते हैं इसमें, क्योंकि हमने बहुत सारी इमेज लगा दी। हम क्या करते हैं, हम H1 हटा देते हैं, क्योंकि इनसे कन्फ्यूज़न बढ़ेगा फिलहाल। तो इसे हटा लिया मैंने, ठीक है। अब देखो वर्टिकल अलाइनमेंट विद, अब हम यहाँ पे करेंगे P पैराग्राफ एन इमेज विद मिडिल, ठीक है। एन इमेज विद क्या है, मिडिल। इसका पैराग्राफ क्लोज नहीं होता इसलिए सही से नहीं दिखा होगा,
पैराग्राफ भी क्लोज होगा, एन इमेज विद मिडिल, अलाइनमेंट लिख लो चाहे बॉटम, यहाँ पे आएगा बॉटम। ठीक है, तो हमने क्या किया, पैराग्राफ लिया और एन इमेज लिया विद बॉटम, और यहाँ पे हमने कर दिया पैराग्राफ क्लोज। और आपको पता ही है टॉप, यहाँ पे मिडिल क्लास दे दो, ठीक है, यहाँ पे दे दो बॉटम, तो हमने दे दिया बॉटम। ठीक है, अब हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, अब सिंपल है, मिडिल आ गया, यहाँ वर्टिकल लाइन आ रहा है, इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाएगा मिडिल। ठीक है, और नीचे वाले पर आ जाएगा बॉटम। तो अगर स्पेलिंग वगैरह में हमने कोई मिस्टेक नहीं की होगी तो हमें आउटपुट मिल जाएगा गाइस। तो यहाँ आ गया बॉटम और यहाँ भी आ जाएगा बॉटम। तो अब अगर हम करते हैं रन, सबसे पहले हमने एक इमेज ली है जिस पर कुछ नहीं किया था। अब यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट है, ये कहाँ आ रहा है, टॉप पे आ रहा है इमेज के साथ, यहाँ पे मिडिल पे आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये टॉप पे आ रहा है टेक्स्ट, ये मिडिल में आ रहा है और ये बॉटम में आ रहा है वर्टिकली, ऐसे वाई एक्सिस पे। सो आई होप आपको ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर हुई होंगी। सो अब हम आते हैं गाइज नीचे, तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है टेक्स्ट डेकोरेशन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन भी काफ़ी यूज़ करते हैं हम। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं सेट करने के लिए या रिमूव करने के लिए डेकोरेशन टेक्स्ट से। द वैल्यू टेक्स्ट डेकोरेशन कॉलन करके नन लिख दोगे तो क्या होगा, अगर कहीं पे अंडरलाइन है तो अंडरलाइन हट जाएगी, जैसे कि कहीं पे एंकर टैग होता है तो वो चीज़ के बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, या फिर आप ओवरलाइन, लाइन थ्रू और अंडरलाइन भी दे सकते हो। तो हमने इस पर क्लिक किया, देखो यहाँ पे लिंक नहीं है, जबकि हाइपर लिंक में हमेशा लिंक होता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ गाइज, जस्ट अभी मैं किसी भी पेज का या इस पेज का ही लिंक ले लेता हूँ फॉर नाउ। ठीक है, और हमने किया हमने ले लिया गाइज एक एंकर। ठीक है, AHREF इक्वल टू ये डाल दिया। ठीक है, और यहाँ डाल दिया एंकर, क्लोज कर दिया और बीच में लिख दिया क्लिक हेयर। अभी देखना आपको मैं साथ साथ दिखा रहा हूँ कि क्या फ़र्क है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है गाइस, आप ध्यान से देखो, यहाँ आ रही है अंडरलाइन। ठीक है, यहाँ आ रही है गाइस अंडरलाइन। तो यहाँ अंडरलाइन है, देखो इस पर अगर हमने क्लिक किया तो देखो इस पेज पे पहुँच गया। ठीक है, तो अब अगर आप चाहते हो कि अंडरलाइन ना आए, बहुत केसेस में होता है मेन्यू होते हैं ऊपर, तो हम अंडरलाइन नहीं देना चाहते, तो हम उस टाइम भी यही चीज़ करते हैं। ये किस पे है, ए पे, एंकर पे। ठीक है, तो हमने ए सेलेक्ट किया और ये प्रॉपर्टी क्या है, टेक्स्ट डेकोरेशन। अब इसके और नन है, ओवरलाइन है, लाइन थ्रू है, तो वो जो प्रॉपर्टियाँ भी दिखाऊंगा। तो टेक्स्ट डेकोरेशन कर देगा मैंने नन और लॉन्च कर दिया क्रोम पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब ध्यान से देखो, अब लिंक है लेकिन अंडरलाइन हट चुका है। तो अगर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन W3 स्कूल की ये रिकमेंडेशन है, नॉर्मल है, कि जब यूज़र है उसे कंफ्यूज हो जाएगा कि ये लिंक है या नहीं है, तो अंडरलाइन रखना चाहिए अगर लिंक है। अगर मेन्यू में यूज़ कर रहे हो वहाँ पे हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये UL से बनते हैं, अनऑर्डर लिस्ट से लिस्ट आइटम से, बाद में तो खैर क्लास लग जाती हैं वो बूटस्ट्रैप की, बट इंटरनली वही कोड चलता है। तो ये यहाँ पे ये अंडरलाइन होता है तो उसे टेक्स्ट डेकोरेशन नन करते हैं हर एक में, तभी यहाँ पे नीचे अंडरलाइन नहीं आता, तो वरना इस पर क्लिक करके वो उसके अंदर जाता है ना। सो गाइस यहाँ पे भी एंकर यूज होता है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन कर दिया हमने नन। अब और क्या प्रॉपर्टी है, देखो टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन, लाइन थ्रू और अंडरलाइन दिखा देता हूँ। ठीक है, ओवरलाइन और लाइन थ्रू और अंडरलाइन। ठीक है, तो जल्दी से कर लेते हैं कॉपी और पेस्ट कर देते हैं, 4 टाइम हम लेंगे नहीं। यहाँ कर दो 2, यहाँ कर दो H2, ठीक है, यहाँ कर दो H3 और यहाँ भी कर दो H3 और हम ऊपर जाते हैं गाइस। और अब हम क्या करते हैं, H1 टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी होगी ओवरलाइन
लाइन थ्रू, देखो खुद ही आ गई, ठीक है। और H3 में क्या है, अंडरलाइन, चाहे आप कोई सी भी किसी पे लगा सकते हो। मेनली ये सारी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं हम। नन में आपने देख ही लिया कि हटा देता है, कोई अंडरलाइन वगैरह नहीं आती। तो टेक्स्ट ऑप्शन कर दिया हमने अंडरलाइन, ठीक है। अब हम करते हैं, रन करते हैं, तो ओवरलाइन ऊपर आएगा, अंडरलाइन नीचे आएगा, और वो लाइन थ्रू आएगा, वो काट देगा उसे। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ हुई है। ओवरलाइन मतलब टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन, लाइन उसके ऊपर, और लाइन थ्रू मतलब लाइन उसके ऊपर से होकर जाएगी। और अंडरलाइन तो आपको पता ही है, अंडरलाइन होता है नीचे। तो हमने टेक्स्ट डेकोरेशन देख ली, और ये चीज़ें इन्होंने लिख रखी कि लिंक जो होता है हाइपर लिंक, उसे उसके नीचे से अंडरलाइन में हटा हुआ, नहीं तो व्यूअर कंफ्यूज हो जाएगा। तो हम आते हैं गाइस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी पे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। द टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स इन ए टेक्स्ट, ठीक है। अगर आपका कोई नाम है अतुल शर्मा, सपोज कीजिए, आपने चाहते हो सारे कैपिटल में आए तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का यूज़ करोगे। अगर आप चाहते हो सारे स्मॉल में आए तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का यूज़ करोगे। अगर आप चाहते हो स्टार्टिंग जो वर्ड का जैसे अतुल शर्मा है तो अतुल ये है और फिर शर्मा है, तो ए कैपिटल आए और एस आए, तो ऐसे टाइम पे भी आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को यूज़ करोगे। तो 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे हैं कि अपर केस, लोअर केस या फिर कैपिटलाइज, ठीक है। तो अभी हम इसी प्रोग्राम को देख लेते हैं। तो इसी में ही मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो इसमें हमने कर दिया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, अपर केस, तो हमने कर दिया अपर केस, और इसी को कर लेंगे कॉपी, कट कर लिया, गलत जगह लगा दी, एंकर पे H1 पे लगा लिया, ठीक है, H2 पे लगा लिया, सपोज करो लोअर केस, ठीक है, और नीचे लगा लेंगे हम गाइज अपनी तीसरी वाली कैपिटलाइज। तो क्या होगा, ये आएगा अपर में आएंगे सारे नाम H1 वाला, और H2 में छोटे में आएगा, और H3 में वो भी आएगा, और अंडरलाइन वो सब प्रॉपर्टी आएगी। ओके, तो अब आप देख सकते हो गाइज, मैंने IT फुल नॉलेज, देखो मैंने नॉर्मल लिखा था, मैंने ऐसा नहीं लिखा था कि सारा कैपिटल में। तो देखो अब ये कैपिटल में आ रहा है, और वो ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगी हुई है पहले वाली, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन वाली। अब देखो ये देखो स्मॉल में आया है, क्योंकि हमने क्या दिया, यहाँ कैपिटलाइज दिया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, यहाँ दिया लोअर केस, यहाँ दिया गाइज हमने कौन सा दिया हमने, तो यहाँ पे हमने दिया कैपिटलाइज। तो देखो ये वाला कैपिटल आ रहा है, ये मैंने लिखा हुआ गया, और देखो ये वाला कैपिटल आ रहा है और ये वाला कैपिटल आ रहा है, हर एक का पहला वाला कैपिटल आ रहा है। सो इस बेस पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं। सो हमने गाइस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी देख लिया। अब हम आते हैं टेक्स्ट स्पेसिंग पे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट स्पेसिंग में आ गया। टेक्स्ट इंडेंटेशन, टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी यूज़ होती है इंडेंट पहली लाइन का टेक्स्ट के लिए। जैसे देखो टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द इंडेंटेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ ए टेक्स्ट। यानी अगर आप चाहते हो, दिखाई देता हूँ यार, देखो यहाँ पे पैराग्राफ है, इन्होंने क्या किया, टेक्स्ट इंडेंट दे दिया इन्होंने गाइस यहाँ पे 50 पिक्सल, ठीक है। तो जो ये पैराग्राफ आपको दिख रहा है, तो ये यहाँ से कितना गैप ले रहा है, पहली लाइन वाली, सिर्फ पहली लाइन के बारे में है टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी, तो ये 50 पिक्सल ले रहा है। अगर आप यहाँ पे कर दो 150, तो अगेन रन करो, अब देखो ये कितना दूर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये पहली लाइन कहाँ से स्टार्ट हो, ये चीज़ के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए जल्दी से अपने कोड में आता हूँ और आपको यही कोड, खुद में पैराग्राफ लिखूँगा, उससे अच्छा मैं इसको ही यूज़ कर लूँ। तो मैंने क्या किया गाइस, मैंने किया ये पैराग्राफ को कॉपी और क्लास लगा दी मैंने, सपोज करो ex2, ठीक है। तो p.ex2, ठीक है, p.ex2 फॉन्ट वेट बोल्ड, ये लगाओ मत लगाओ वो आपकी चॉइस है। तो यारी प्रॉपर्टी भी लगाऊंगा, पहले रन करके दिखा देता हूँ पैराग्राफ आ कैसे रहा है, ताकि आपको फ़र्क दिखे लाइव कि हुआ क्या अभी। तो अभी हमने रन कर दिया, तो हमने कर दिया रन। एक काम करते हैं, लगता है कुछ गलती हुई है या सेव नहीं हुआ होगा, नीचे आया होगा, नीचे भी नहीं है। तो गाइज हम क्या करते हैं, हमने पैराग्राफ को यहाँ लगाया, यहाँ पे ये क्लोज, ये ढंग से नहीं हुआ ना,
इसीलिए नहीं आ रहा। ऐसी गलती हम कर देते हैं, फिर सोचते हैं आगे नहीं रहा। तो देखो यहाँ पे ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है पैराग्राफ, यहाँ से। और चाहते हो ये पैराग्राफ की पहली लाइन यहाँ से स्टार्ट हो, तो आप क्या करोगे, EX2 पे आ जाओ, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, आप प्रॉपर्टी दे दोगे टेक्स्ट इंडेंट। अब ये बीच में है तो 500 या 450 पिक्सल करके दो। तो अब देखना क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम लॉन्च इन क्रोम किया, अब देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहली लाइन कितना गैप ले रहा है, 450 पिक्सल। सो भाई इस बेस पे आप ये चीज़ कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी भी यूज़ होती है। फिर हम आते हैं गाइस लेटर स्पेसिंग पे। जैसे कि अगर आपने अपना नाम लिखा अतुल, ATUL, तो A और T के बीच में कितना गैप है, T और U के बीच में कितना गैप है, U और L के बीच में कितना गैप है, ये आप इस प्रॉपर्टी की हेल्प से कर सकते हो। तो लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी यूज़ होती है स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द करेक्टर्स इन ए टेक्स्ट। तो आप इंक्रीज भी कर सकते हो या डिक्रीज भी कर सकते हो बीच के स्पेस को। जैसे आपका नाम है, जैसे देखो यहाँ पे दिस इज हेडिंग, तो देखो बीच में कितना गैप है, बड़ा हुआ, यहाँ पे कम कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, नॉर्मल H1 H2 ले रखा है और H1 में दे दी लेटर स्पेसिंग 3 पिक्सल की और यहाँ पे कर दी माइनस के 3 पिक्सल की। तो देखो हर एक के बीच में इतना गैप आ गया 3 पिक्सल हर एक लेटर के बीच में, और यहाँ पे कम हो गया क्योंकि माइनस का कर दिया। तो सिंपल सा है, हम अपने प्रोग्राम में आते हैं। H1 H2 H3 हमारे पास है ही, तो हमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं H1 में और हम आते हैं लेटर स्पेसिंग में। यहाँ पे हम कर देते हैं गाइस 3 पिक्सल, ठीक है। और नेक्स्ट में हम कर देंगे सपोज करो 10 पिक्सल। बहुत अजीब दिखेगा बट कोई नहीं, तभी तो प्रैक्टिस होगी। और यहाँ हम कर देते हैं -3 पिक्सल। अब देखना दूसरा वाला कितना गैप लेके आएगा। तो अगर हमने अब रन किया तो गाइस अब आप देख सकते हो कि कितना लेके आ रहा है। तो देखो यहाँ पे देखो बीच में कितना गैप है, ठीक है। और यहाँ पे देखो और कितना ज़्यादा बढ़ गया, मैंने आपको दिखाया था अभी। और यहाँ देखो कितना मिल के आ रहा है क्योंकि माइनस के 3 पिक्सल आपने कर दी लेटर स्पेसिंग। सो ये प्रॉपर्टी होती है लेटर स्पेसिंग। एक और होती है वर्ड स्पेसिंग। तो उससे पहले आती है लाइन हाइट, भी पढ़ देते हैं, उसके बाद फिर हम आएंगे वर्ड स्पेसिंग पे। तो लाइन हाइट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन लाइन्स। अगर मैं कहूँ इसके और इसके बीच में यहाँ पे कितना गैप है, 1 होता है नॉर्मल। अगर मैं यहाँ पे भी सेटिंग होती है, मैंने एक वीडियो बना रखी है शॉर्टकट की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि MS वर्ड के सारे शॉर्टकट की। देखो बीच का गैप को कितना कम ज़्यादा करना वो भी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है इस बीच की स्पेसिंग। तो ये लाइन हाइट की बात हो रही है, लाइन के बीच की हाइट, ठीक है। अगर आप उसे 0.8 कर दोगे ये यहाँ से मिल के आएगी नेक्स्ट लाइन। अगर 1.5 कर दोगे तो ये यहाँ से आएगी बहुत नीचे से, तो बीच में इतना गैप आ जाएगा। तो लाइन हाइट प्रॉपर्टी यही होती है। तो जल्दी से देख लेते हैं इसे, ट्राई इट योरसेल्फ पे जाते हैं। इस पर मैं उसमें नहीं बता रहा क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं यार, टाइम हमारा ऑलरेडी इस वीडियो बहुत काफ़ी बड़ी हो गई है। तो पैराग्राफ ले रखा है इन्होंने और पैराग्राफ की क्लास दे दी स्मॉल और पैराग्राफ की क्लास दे दी इन्होंने बिग, ठीक है। तो एक नॉर्मल पैराग्राफ है वो इन्होंने यहाँ दिखा रखा है और यहाँ स्मॉल ले रखी है क्लास और यहाँ पे ले रखी है बिग। तो यहाँ पे देखो बीच में यह नॉर्मल 1 है बीच में लाइन हाइट जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। देखो डिफ़ॉल्ट लाइन इन मोस्ट ब्राउज़र है 110 से 120, तो ये कह रहे हैं 1.1 या 1.2 करीब। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये मिल के आ रहे हैं और यहाँ पे इतना गैप आ रहा है, नहीं लाइन हाइट यहाँ पे 0.1 से कम है, यहाँ पे 1 से ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, स्मॉल और बिग है तो स्मॉल और बिग पी के अंदर पैराग्राफ के अंदर। तो स्टाइल टैग ओपन और क्लोज आप करते ही हो इंटरनल स्टाइल शीट में। और पी डॉट स्मॉल लाइन हाइट क्या दी इन्होंने 0.7, तो ये इतना मिल के आ रहे हैं। और नीचे वाले में कितनी दी है, बिग वाले में 1.8। तो अगर आप इसे 0.7 वाला जो इतना मिल के आ रहा है अगर इसे आप कर दो 1, ठीक है, और आपने कर दिया रन, अब देखो इसमें भी उसका बराबर स्पेस आ रहा है। सो इस बेस पे ये चीज़ें चलती हैं। सो आई होप आपको लाइन हाइट क्लियर हुई होगी प्रॉपर्टी की लाइंस के बीच की हाइट के लिए। अब हम आते हैं इस वर्ड स्पेसिंग पे। तो वर्ड स्पेसिंग में होता है, वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी यूज़ होती है ये स्पेसिफाई करने के लिए स्पेस बिटवीन द वर्ड्स इन ए टेक्स्ट। जैसे आपका नाम है अतुल शर्मा, अतुल, ठीक है, पहले लेटर में क्या था, हर एक लेटर के बीच का, और वर्ड में क्या होगा, जैसे अतुल और शर्मा इन दोनों के बीच में क्या गैप है, तो ये इसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड स्पेसिंग। तो हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं वर्ड्स के बीच का स्पेस। तो हम वही देख लेते हैं। तो रन ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखो इन्होंने क्या किया, H1 लिया है और H2 लिया है, ठीक है। और देखो वर्ड स्पेसिंग 10 और यहाँ है -5। तो देखो 10 पिक्सल, तो यहाँ देख सकते हो इसके बीच का इक्वल स्पेस है, यहाँ का इस वर्ड का दिस का और इसके बीच के भी गैप 10 पिक्सल, यहाँ 10 यहाँ 10। और दूसरे वाले में उन्होंने -5 किया है, तो आप देख सकते हो वर्ड के बीच में कितना माइनस हो गया, तो कितना मिल के आ रहे हैं सारा वर्ड। तो ये होती है वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं वाइट स्पेस पे। द वाइट स्पेस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज
हाउ वाइट स्पेस इनसाइड एन एलिमेंट इज हैंडल्ड। तो पैराग्राफ पे इन्होंने वाइट स्पेस पे कर दिया नो रैप। तो इसका क्या है ये चीज़ समझाता हूँ। जैसे इन्होंने देखो पैराग्राफ लिखा है, यहाँ ये है, बीच में देखो स्पेस है। अब देखो यहाँ पे कितना स्पेस है, फिर नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे ये लिखा है, फिर देखो। तो पैराग्राफ नॉर्मल कैसे शो होना चाहिए, एक काम करता हूँ, पहले मैं ये करता हूँ कमेंट, ताकि आप समझो कि अगर इसे ना लगाएं तो हो क्या रहा है। अब देखो मैं रन किया, पैराग्राफ है, पैराग्राफ ऐसे आ रहा है, देख रहे हो, ये यहाँ पे है, फिर ये नेक्स्ट में, ये नेक्स्ट में, तो देखो इतने स्पेस ले रहा है। अब अगर मैंने कर दिया पैराग्राफ पे क्लास लगा दी, देखो पैराग्राफ लिया और उसके अंदर हमने लिख दिया वाइट स्पेस प्रॉपर्टी नो रैप। अब देखना, अब अगर मैंने रन किया, देखो बीच में अगर कहीं भी गैप ऐप होगा, स्मॉल होगा, वो स्पेस होगा, उसे सब कवर कर लेगा। तो देखो सारा एक ही लाइन में आ गया, एक के बाद एक, बीच में यानी कोई भी स्पेस नहीं छोड़ेगा। तो वाइट स्पेस नो रैप, उसे रैप मत करो टेक्स्ट को उसके अंदर, तो स्पेस को ही हटा देगा। तो ये चीज़ इस बेस पर कर सकते हो। तो अब हम आते हैं गाइस CSS के टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी पे, जो कि और अच्छी प्रॉपर्टी जो भी हम यूज़ करते हैं मोस्टली। तो टेक्स्ट शैडो से और अच्छा कर सकते हैं। तो इस पर देखते हैं अब, ये लास्ट प्रॉपर्टी है इस वीडियो की। तो CSS की टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी एड्स शैडो टू ए टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट है उसकी कोई शैडो देनी हो, यानी ब्लू से, रेड से, किसी भी कलर से आप दे सकते हो। तो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म यू कैन स्पेसिफाई द हॉरिजॉन्टल शैडो एंड द वर्टिकल शैडो। तो देखो इन्होंने क्या किया, H1 लिया, टेक्स्ट शैडो क्या दे दिया 2 पिक्सल 2 पिक्सल, तो यानी एक्स एक्सिस पे 2 पिक्सल और वाई एक्सिस पे भी 2 पिक्सल। तो गाइस इस बेस पे ये चीज़ चलती हैं। तो अगर हम देख लेते हैं इस वाले एग्जाम्पल को, ठीक है, ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देख सकते हो H1 लिया है उन्होंने, टेक्स्ट शैडो क्या दे दी 2 पिक्सल 2 पिक्सल। तो आप देख सकते हो जो ये ना नॉर्मल आपको ये टेक्स्ट दिख रहा है। तो गाइस इसमें पीछे देखो कैसा दिख रहा है, तो शैडो है ना इसमें 2 पिक्सल और 2 पिक्सल की दोनों डायरेक्शन से। अब देखो अगर आपको शैडो में भी कोई कलर देना हो तो आप वो कैसे दे सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, हेडिंग ली H1, टेक्स्ट शैडो और हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से कलर कर दे दिया रेड। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ध्यान से 2 पिक्सल एक्स और वाई एक्सिस पे, और शैडो देखो कलर क्या है, रेड। अगर आप यहाँ पे लिख दो 2 पिक्सल और यहाँ कर दो ब्लू, ठीक है, और रन करो, अब देखो कौन सा कलर आ गया शैडो का, ब्लू। तो इस बेस पे आप शैडो यूज़ कर सकते हो और अच्छा दिखा सकते हो अपने टेक्स्ट को। तो ये तो हो गई शुरू की प्रॉपर्टी। एक क्या नॉर्मल है, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे दे दी टेक्स्ट शैडो लग गई। अब अगर कलर भी देना तो 2 पिक्सल जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू देनी है, उसके बाद कलर की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो आगे आते हैं हम टेक्स्ट शैडो इफेक्ट पे, ठीक है। अब देखो अगर हम अब देन ऐड ए ब्लर इफेक्ट 5 पिक्सल। देखो यहाँ पे टेक्स्ट शैडो कैसी दिख रही है, वैसे ये ब्लर हो गई, यानी धुंधली हो गई। तो अब देखना क्या है, टू ऐड ए ब्लर इफेक्ट 5 पिक्सल टू द शैडो। तो क्या किया इन्होंने, पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, और फिर 5 पिक्सल, ये क्या है, ये ब्लर इफेक्ट है। तो 5 पिक्सल तो देखो ब्लर हो गया, और रेड कलर का गाइज हमें देखने को मिल रही है टेक्स्ट शैडो। सो एक प्रॉपर्टी हमने वीडियो में दिखाई थी, तो देखो आपने ये सारी प्रॉपर्टी देखी हुई है। कलर डायरेक्शन आपने देखी थी, RTL राइट टू लेफ्ट, लेटर स्पेसिंग आपने देखी, लेटर्स के बीच का स्पेस जैसे ATUL हर एक के बीच का स्पेस, लाइन हाइट आपने देखी, लाइन के बीच की हाइट, टेक्स्ट लाइन आपने देखा ही, सेंटर राइट लेफ्ट जस्टिफाई वगैरह, टेक्स्ट डेकोरेशन आपने देखा, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू और ओवर थ्रू, ये सब चीज़ आपने प्रॉपर्टी देखी। और देन टेक्स्ट इंडेंट आपने देखा, पहली लाइन कितना गैप लेके आ रही थी। टेक्स्ट शैडो आपने अभी देखी, टेक्स्ट ट्रांसफर आपने देखा, अपर केस लोअर केस, ये सब चीज़। और टेक्स्ट ओवरफ्लो भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर कंटेंट डिस्प्ले नहीं होता किसी पर्टिकुलर के अंदर। तो टेक्स्ट ओवरफ्लो, यूनिकोड BIDI ये हमने यूज़ किया था जब आपने शैडो दी थी। तो इसकी हेल्प से हम ओवरराइड कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से वो राइट से लेफ्ट की तरफ को टेक्स्ट आ रहा था। तो ये प्रॉपर्टी भी यूज़ होती है ओवरराइड करने के लिए। तो सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेज इन सेम डॉक्यूमेंट। वर्टिकल अलाइन हमने कितना अच्छे से देखा कि किसी भी टेक्स्ट को हम टॉप, मिडिल और बॉटम में कैसे कर सकते हैं। वाइट स्पेस को हम कैसे हटा सकते हैं, तो वो भी हमने देखा। वर्ड स्पेसिंग के लिए पर्टिकुलर वर्ड है अतुल शर्मा, तो अतुल और शर्मा के बीच का स्पेस। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बस फैला दो आँख की तरह।